Assalamualaikum first year. Today we are going to discuss a new topic that is Raoult's law. This law is basically uh, it describes the relationship between the vapor pressure of a solution and the concentration of a solution. अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने 9th क्लास में वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उसमें आपने पढ़ा है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और उसकी डेफिनेशन क्या थी कि इट इज़ द pressure of the vapors of a liquid which is which is exerted by them on the liquids itself. उसकी लिक्विड की सरफेस पे जो लिक्विड के अपने वेपर्स का प्रेशर है वो वेपर प्रेशर होता है। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एक लिक्विड जो है वो हर टेम्परेचर पे वेपराइज करता है, इवेपोरेट होता है और इसीलिए उसका एक प्रेशर है जो कि वो अपनी ही सरफेस पर उसके वेपर्स एग्जर्ट करते हैं जब वो मुसलसल इवेपोरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो हम राउल्ट्स लॉ की बात कर रहे हैं, it is discussing about the vapor pressure of the solution, not of a single liquid but a solution. And you should remember it is concept को समझने के लिए कि solution is made up of solute and the solvent. So solution का vapor pressure जो है उसका solution की जो concentration है उसका आपस में क्या relationship है। There are three different statements of Raoult's law, ठीक है। पहली statement है Raoult's law की कि when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. देखिए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होता है ऐसा सोल्यूट जो कि evaporate नहीं करेगा. So if you are having a solution which is made up of such a solute which is non-volatile in nature, तो इस solution का जो vapor pressure है obviously वो किसकी वजह से होगा, वो solvent की ही वजह से होगा. तो राउल्ट्स लॉ की पहली जो स्टेटमेंट है उसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1. x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. यहाँ हम 1 को सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं. x आपने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया कि x इज फॉर मोल फ्रैक्शन एंड दैट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर आपके पास सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसके मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो आपके पास सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा. दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू. नाउ इफ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज P नॉट. दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड रिमेंबर फर्स्ट ईयर ये जो P नॉट है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है. सो आपके पास जो प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है. और ये भी आपने याद रखना है कि आप यहाँ पर जो आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है गैसेस के चैप्टर में भी और इसी चैप्टर के पिछले लेक्चर में भी, वो ये है कि आपके पास मोल फ्रैक्शन यहाँ पे दो ही चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट है. x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी 1 के, ठीक है. तो आप यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं. x1 is equal to 1 minus x2 and now put this value in this equation. If this is your equation number 1, put this into this equation. P is equal to P naught 1 minus x2. ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास. और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो P is equal to P naught minus P naught x2. So from here अगर हम ये कर लें कि this is the pressure of the solution, vapor pressure of the solution, and this is the vapor pressure of the pure solvent minus vapor pressure of the pure solvent into the mole fraction of the solute. ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है. सो हम इसको इधर ले जाते हैं अगला रिलेशनशिप निकालने के लिए. P इज इक्वल P माइनस P नॉट
इज इक्वल टू माइनस पी नॉट एक्स टू। आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। ठीक है, ये जो पी नॉट माइनस पी है, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस P is the pressure of the solution is equal to P naught X2। तो ये P naught माइनस P is equal to डेल्टा P अगर हम कर लें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा P मतलब डिफरेंस इन the vapor pressure from the vapor pressure of the pure solvent minus vapor pressure of the solution is equal to P naught X2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने ये लिखी है P नॉट माइनस पी इज इक्वल टू डेल्टा P, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है एंड दिस इज नोन एज द लोअरिंग in the vapor pressure of the solvent। delta P is the lowering of the vapor pressure। ठीक है, देखो जो आपके पास नॉर्मली प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, जब आप उसको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो असल में वो वेपर प्रेशर है जो कि कम हो रहा है, लो होगा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सोल्यूशन के की वजह से या सोल्यूट के ऐड होने की वजह से। मैं आपको ये बात अभी समझाती हूँ, लेकिन यहाँ से आपके पास सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है राउल्ट्स लॉ की, तो वो देख लें। The second statement say that the lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute। इस इक्वेशन से ये जो आपकी इक्वेशन लिखी है, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द राउल्ट्स लॉ, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है और वो ये कह रही है कि दिस इज द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट X2, क्योंकि P नॉट तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था ना जो यहाँ से आया था, तो इसका मतलब है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, जो सेकंड इक्वेशन है डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट X2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी एंड दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। और अगर हम इस वैल्यू को इधर ले आए, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू X2 हो जाएगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है जैसे इसकी थी, डेल्टा P जो है दैट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, and what is delta P over P naught? It is the relative lowering in vapor pressure of the solvent। delta P over P naught का मतलब क्या है? It is the relative lowering in vapor pressure of the solvent। और यहाँ से इससे हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट आती है राउल्ट्स लॉ की, जो कि है relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute। Lowering in vapor pressure depends on temperature, whereas relative lowering in vapor pressure is independent of temperature। और इन दोनों यानी यहाँ तक हमने बात को ख़त्म नहीं किया, बल्कि हमने relative lowering इन वेपर प्रेशर पे हम क्यों आए हैं, क्योंकि जो आपके पास सिंपल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। सो दिस इज द राउल्ट्स लॉ। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं राउल्ट्स लॉ की, वो तीनों आप अंडरलाइन करो और वो तीनों अपने याद करनी है, और 3 मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं उसकी तीनों स्टेटमेंट के लिहाज से, तो वो फॉर्म आपको हर स्टेटमेंट के साथ आनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वेशन कैसे आई है ये भी अब आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा
और ये जो हमने बात की है ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, ये बात मैं आपको अभी समझाती हूँ कॉजेज ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करते हैं कि हम जिस तरह आपकी बुक में हैं उसी तरह से चलते हैं। अब अगर आपके पास टू वॉलेटाइल सॉलिड्स हों, सॉरी कंपोनेंट्स हों एक लिक्विड के, तो फिर आपके पास राउल्ट्स लॉ उनके लिए भी यूज किया जा सकता है। अभी हमने जो कंसिडर किया था राउल्ट्स लॉ, जब हमने इसकी स्टेटमेंट शुरू की थी तो हमने कहा था कि वी आर हैविंग द सॉल्यूट व्हिच इज नॉन वॉलेटाइल वेयर एज द सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, ऑब्वियसली मतलब वो इवेपोरेट होगा। यहाँ अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल हों, तो उस सूरत में भी हम राउल्ट्स लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा सोल्यूशन कौन सा हो सकता है, जैसे आपके पास ईथर है, आप उसको वाटर में डाल दो, सिंपल ईथर को, तो ईथर इज वॉलेटाइल, वाटर इज ऑल्सो, वाटर कैन ऑल्सो अंडरगो इवेपोरेशन। तो इस तरह का सोल्यूशन, या ईथर और अल्कोहल का सोल्यूशन बना लो, दोनों वॉलेटाइल हैं, ईथर और एसीटोन का सोल्यूशन बना लो, दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों इवेपोरेट होंगे, ठीक है। The vapor pressure of each component is determined by its mole fraction and the vapor pressure of the pure component. The total vapor pressure always lies between the vapor pressure of the pure components and is determined by the mixture composition. कि अगर आपके पास दोनों वॉलेटाइल्स कंपोनेंट्स होंगे तो आपके पास टोटल वेपर प्रेशर जो कि सोल्यूशन का होगा वो हमेशा जो आपके पास इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन के कंपोनेंट्स का, उसके कहीं बीच में ही लाया करेगा, और डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने परसेंटेज का सोल्यूशन मौजूद है, कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की मौजूद है और कितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट की मौजूद है। तो इससे आपको ये फाइंड आउट होगा। एग्जाम्पल है 10.12. What are the partial pressures of benzene and toluene in a solution in which the mole fraction of benzene is 0.6? आपसे पूछा है कि पार्शियल प्रेशर्स आप बताएं टोल्यूइन और बेंजीन के। सोल्यूशन टोल्यूइन और बेंजीन का बना हुआ है, बेंजीन की मोल फ्रैक्शन दे दी है 0.6। व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर, फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी आप बताएं। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन is 95.1 mmHg and the vapor pressure of pure toluene is 28.4 mmHg at 25 degree centigrade. तो अब आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है, जबकि प्योर सॉल्वेंट्स के प्रेशर दिए हुए हैं। ये हमें निकालना है कि सोल्यूशन के बीच में जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अपने अपने प्रेशर कितने होंगे जो कि सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपने वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने हैं और आपने टोटल प्रेशर भी सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेटा की तरफ। डेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें दी हुई है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और वो है हमारे पास 0.6। तो अगर ये 0.6 दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.6 का मतलब है, बेंजीन के लिए मैंने बी लिखा है, ठीक है, मैं ए बी नहीं लिख रही, बेंजीन के लिए मैं बी लिख रही हूँ। तो इसका मतलब है टोल्यूइन का की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, हमने देखा था ना ये फॉर्मूला कि इफ वी आर हैविंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी 0.6, तो ये आ जाएगी 0.4, टोल्यूइन की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी 4.4, ठीक है। फिर हमारे पास है हमने प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है हमने बेंजीन का। तो हमारे पास राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, एक्स ऑफ बेंजीन इनटू द प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है। ये जो आपके पास पहली थी ना इक्वेशन नंबर 1, ये वो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, P इज इक्वल टू P नॉट एक्स 1 वाली जो इक्वेशन थी वो हमने यूज की। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा, एक्स बी है 0.6 और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है 95.1।
तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 57.1। इसी तरह से आप टॉलुइन का प्रेशर निकाल लो, पार्शियल प्रेशर एक्स टी पी नॉट टी, और ये टोटल के लिए नहीं लिख रही हूँ, टॉलुइन के लिए लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 0.6 इसका तो 0.4 इंटू जो टॉलुइन का प्रेशर दिया हुआ है वो 28.4 है, और इसका आंसर है जी 11.4। ठीक है, सो टोटल प्रेशर क्या होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपने क्या पढ़ा था, टोटल प्रेशर में पूरा लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने पी टी उसके लिए लिख लिया है। सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, 57.1 प्लस 11.4 इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 68.5 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपने राउल्ट लॉ की स्टेटमेंट्स उठानी है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, और उनसे आपने इस क्वेश्चन को और इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम राउल्ट्स लॉ की सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा, तो उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है कि अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर कब जनरेट होता है, जब आपके वो मॉलिक्यूल्स, इवेपोरेशन का फिनोमेना होता है ना, वो मॉलिक्यूल जो कि सरफेस के करीब हैं, जब वो यहाँ पर उनके ऊपर कोई आपस में कोलिजन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जो सरफेस पर है मॉलिक्यूल्स, उनमें से बाज ऐसे होंगे कि जो जिनमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि दे विल मूव अप इनटू द गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में चले जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वजह से वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, जैसे सपोज ये वाटर है या ये ईथर है या ये अल्कोहल है, मतलब प्योर सॉल्वेंट। दूसरे केस में देखो कि आपके पास सपोज सोल्यूशन है, दिस इज द कंटेनर फुल ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें ना सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पर होंगे, बल्कि कुछ ना कुछ सल्यूट के पार्टिकल्स भी सरफेस पर होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्वेंट के मालिक, क्योंकि सल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल हमने कंसीडर किया है, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने वेपराइज होना है, उनकी कम क्वांटिटी है अब सरफेस के ऊपर। यहाँ तो पूरी की पूरी सरफेस उन्हीं के साथ बनी हुई थी, यहाँ पर सरफेस में दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के भी हैं, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ऑब्वियसली कि जब यहाँ पे कोलिजन्स होंगी तो कुछ कोलिजन्स सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, कुछ सल्यूट सॉल्वेंट के बीच में होंगी, कुछ सॉल्वेंट के बीच में होंगी, फिर उनमें से कुछ कोलिजन्स ऐसी होंगी जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस सरफेस की एनर्जी को तोड़ते हुए यहाँ पर वेपराइज हो सकेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सरफेस पर उनको कम जगह मिल रही है तो कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि वेपराइज होंगे। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ पर जो सोल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर लाजमी कम हो जाएगा देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसीलिए जब हमने राउल्ट्स लॉ में ये टर्म यूज की थी पी नॉट माइनस पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो इसीलिए यूज की थी कि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये लाजमी ज्यादा होगा इससे, लेकिन टोटल ओवरऑल जो आपके पास
सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी मौजूद है जो कि सप्रेस करेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऑन द सरफेस ऑफ द लेयर और ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर जहाँ पर आपके पास सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। सो रिजल्ट ये निकलेगा कि ओवरऑल देयर विल बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस containing नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हम इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे।